नमस्कार। शाइनिंग टाइम्स के एक विशेष कार्यक्रम शाइनिंग 7 स्टार्स ऑफ द मंथ में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम भारत से उन 7 लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, समाज के बीच में लाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष भूमिका निभाई है, कोई विशेष उनका योगदान रहा हुआ है। आज शाइनिंग 7 स्टार्स के रूप में हम जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा रहे हैं, जिनकी विद्या के बारे में बता रहे हैं, वो अपनी विद्या में पूरे भारत में मैं कहूँगा विशेष योगदान रखते हैं, अपना विशेष स्थान रखते हैं। वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार इस विद्या से जुड़ा हुआ है। ब्रदर सिंह जी राजावा साहब, शाइनिंग 7 स्टार्स में आपका स्वागत है। मैं जो आज घर पे आया हूँ, जो मुझे पता चला है, ये सारे किताबों का जो संसार में देख रहा हूँ, क्या है ये संसार की बैकग्राउंड में आपसे जानना चाहता हूँ, आपके परिवार का बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। क्या आपका परिवार का बैकग्राउंड? ये सब हमारे पिताजी की देन है सर जी, और उन्हीं का कुछ प्रताप है। और बचपन से हम जिस तरह से फादर को देखा है, उनके सृजन को, उनके लेखन को, और जो उनका परिवेश था, जिस परिवेश में हम जिए। जी, पिताजी राजस्थानी और हिंदी के साहित्यकार रहे हैं, महान साहित्यकार है। मुझे जहाँ तक मैं चीज़ में ऐड करता हूँ, शंभू सिंह जी राजावा साहब आपके पिताजी अपने आगे लगाते थे अल्पज्ञ, है ना। ज्ञानी पुरुष का यही सबसे बड़ा गुण होता है, खूब ज्ञान होता है, खूब नॉलेज होता है, लेकिन हमेशा अपने आप को मानते थे कि मैं अभी भी बहुत कम जानता हूँ। उनका जो साहित्य भंडार है आज भी राजस्थान की विरासत है, राजस्थान की अमानत है, राजस्थानी भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी। खूब काम किया सब। मतलब फादर का तो जो अक्सर में अभी भी जो स्मृति में आता है ना, हमेशा लिखते रहते हो हम, वो छवि हमारे अधिकतर हमने फादर को इसी रूप में देखा है। सुबह उठते थे कभी जल्दी तो देखते हैं कि उनके कमरे की लाइट जल रही है और फादर लिख रहे हैं, शाम को देखे तो लिख रहे हैं। और उनका बैग, छोटा सा बैग साथ में रहता था, पेन और कागज पेंसिल सब उसमें। जो वो कहीं पे भी जाते थे तो जो भी समय मिलता था अतिरिक्त सामाजिक संपर्क के बाद में, अपने दायित्वों के बाद में, तो बस वो लेखन में लगे रहते थे। मैंने हमारे परिवार ने फादर के इसी छवि को देखा है। अब वही उसी का कोई प्रभाव हुआ है कि थोड़ा लेखन की रुचि हुई, और उनका जो संग्रहित पुस्तकालय था वो हमें शक्ति देता था। इस तरह की चीजें बचपन में हमारे अंदर पोषित कर दी उस पुस्तकालय ने, फादर के परिवेश ने, फादर के आशीर्वाद ने। तो कुछ लिखने का जो फादर का आशीर्वाद मिला तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। और मूल रूप से मेरे में कुछ प्रवृत्तियां ऐसे ईश्वर ने दी है ड्राइंग की, तो वैसे मूल रूप में मैं आर्टिस्ट ही हूँ। और फादर का आशीर्वाद मिला तो कुछ लिखने का, कलम से जो पिताजी से वास्ता शुरू जुड़ा आपके परिवार का, उस वास्ते को आप आगे तक बढ़ाए जा रहे हो। मैं आपके जो सारी कृतियाँ हैं, आपके जो योगदान है, उससे बात करेंगे अपन, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। पिताजी आपके पूरी तो जहाँ तक मैं पता डेडिकेटेडली सिर्फ कलम के लिए जिंदा है, उनका जीवन कलम था, उनका मैं कहूँगा धर्म कलम था। उस कलम के लिए वो जीवित रहे, पूरा जीवन गुजारा उन्होंने, उस दो जीवन कलम के साथ उन्होंने गुजारा। उस समय आपका जो बचपन था, जब खेलने का समय था, जब एक छोटे बच्चा होता है, जो 4-5 साल का होता है, तो उसकी तमन्ना होती है मैं मेरी पिताजी की गोदी में खेलूँ, मुझे घुमाने ले चले, मेले में ले चले। पहले उस मेले में जाने का उस समय बहुत बड़ा शौक हुआ करता था, मार्केट लेके जाए, मुझे कहीं प्रोग्राम में लेके जाए। तो वो कितना आपने खोया और उस समय क्या फीलिंग आती थी बचपन की? देखिए हमारा 5-7 बहन भाइयों का परिवार था, तो ऐसी बात नहीं, फादर को जहाँ जरूरत पड़ी हमने फादर के साथ में खूब वो जो बचपन गुजारना है हमने उनके साथ रहे भी हैं। अच्छा। लेकिन उनकी प्रायोरिटी हमेशा लेखन अपना हो ही रहा है। वो हम भी जानते थे, नहीं कमी महसूस नहीं। और फिर व्यक्तिगत मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो फिर फादर की उन चीजों में रुचि भी होने लगी थी। अच्छा। तो मेरे को तो अच्छा लगता था, उन पुस्तकालय में बैठता था और हर विषय, चाहे धार्मिक हो, साहित्यिक हो, क्योंकि हिंदी के व्याख्याता थे, तो हर तरह की सामग्री वहाँ पे मिलती थी। फादर जहाँ पे भी पधारते थे तो वहाँ से कुछ नई नई पुस्तकें लेके आते थे। तो बचपन से हम पुरानी मैगजीन भी जैसे है, तो धर्मयुग, साप्ताहिक, कादम्बरी, ये सब चीजें हमने बचपन से देखी है। तो वो हमारे सामने जैसे भी चित्र देखते थे, जो भी है। लेकिन वो चीजें हमारे बचपन से ऐसी गहराई में तक उतर गई, तो वो उसी का प्रभाव है कि हम थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ मैं। और ड्राइंग का मूल रूप से मेरे में कुछ प्रवृत्तियाँ थी, तो फादर ने मेरे को इसी लाइन में आगे बढ़ाया। तो मैं फाइन आर्ट्स से 5 ईयर डिप्लोमा किया था, और उसके बाद में मैंने पेंटिंग, कैनवास पे काफ़ी काम किया है।
उसके बाद में जब मैं ये चीज़ें कर रहा था, तो क्योंकि बचपन में मैंने देखी थी कि अमर चित्र कथा और इस तरह की चीज़ें, अपनी संस्कृति की जो चीज़ें थी उस पर काम करने की इच्छा होती थी। तो फिर मैंने ये जो अभी मैं वर्तमान में करीब 30 वर्ष से चित्रकथाओं पे कार्य, मतलब अपने भारतीय जो विषय हैं उनको नई तरीके से अपने हिसाब से प्रस्तुत करना। तो उसमें नायक भी है, नायक की चरित्र भी हैं, ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, उनको मैं जैसे अपने प्रयास से करता हूँ। तो क्योंकि मेरा थोड़ा इलस्ट्रेशन भी ठीक था, फादर का आशीर्वाद से मैं कुछ आलेख लिख लेता था, पढ़ने की रुचि थी। तो ये जो सारा है उसके पीछे मेरे फादर की छाया है, फादर का आशीर्वाद है। आप अपने पिताजी की विरासत को बचपन में, हो सकता है कि अपना बचपन में बहुत सारी कमियां झेली हो उनके जो लिखने का जो शौक था उसकी वजह से, लेकिन धीरे धीरे उनका शौक आप में विरासत के रूप में आया और उस विरासत को उनके बाद में आज भी ये मेंटेन रखते हैं। ब्रदर सिंह जी, आप वार्षिक उत्सव करते हैं पिताजी के नाम का, साहित्यकारों का मेला लगाते हैं, सब जुड़े हुए साहित्यकारों को बुलाते हैं, संगम होता है वहाँ पर साहित्यकारों का, अलग अलग साहित्यिक विधाओं पर चर्चाएं होती है। हर साल आप अपने पिताजी के नाम का एक स्मृति समारोह आयोजित करते हैं। पिताजी के पधार जाने के बाद में हमने उनकी स्मृति में एक छोटा सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो वो अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर वर्ष साहित्यिक कार्यक्रम, साहित्यिक मूल रूप से साहित्यिक कार्यक्रम ही है, तो उसमें प्रयास करते हैं कि राजस्थान के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाए। इस बहाने हम उन साहित्यकारों के दर्शन कर लेते हैं। युवा जो साहित्यकार हैं उनको भी हम किसी भी तरह से सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। अल्पज्ञ साहित्य सम्मान समारोह जी। तो हम प्रयास ये रहता है कि राज्य के जो अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आए और युवा भी आए, और हमने ये भी प्रयास किया है कि विद्यार्थियों में भी कहानी प्रतियोगिता इस तरह से करके फादर की जो उनकी खुद की रुचि थी, उन्होंने हर विषय पे लिखा है, उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है, खूब लिखा है बच्चों के लिए, उन्हें अनुवाद का काम किया है। कभी जरूर अवसर मिलेगा तो हम शंभू सिंह जी के हुक्म के बारे में जरूर लिखने के, उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, उनका जीवन चरित्र बताने की कोशिश करेंगे। आपका जहाँ तक मुझे पता है आपका पूरा परिवार का बैकग्राउंड इत्तेफाक से, जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला सारी रचना करता है, सब एक जैसे लोगों को एक जगह कर देता है। आपके नाना जी भी साहित्यिक बैकग्राउंड से रहे हुए हैं। बिल्कुल साहब, हमारे नानू साहब का तो मुदगल साहब बताइए, अद्भुत काम, स्वागत है आपका सुरेश जी मुदगल साहब। हमारे नानू साहब ने साहब साहित्यिक रूप से बहुत बड़ी विभूति थी। मैं कह सकता हूँ, और जैसा उनकी जो एक रचना है दाशरथी, ये इतनी बड़ी जो पुस्तिका है भगवान राम के ऊपर महाकाव्य है। दाशरथी अर्थ यानी दशरथ पुत्र, उन्हें राम के जीवन चरित्र पर ही ये पूरा महाकाव्य लिखा, और ये संयोग से अभी 2 वर्ष पूरी प्रकाशित हुआ है। तो ये आप अपने पिताजी की, नाना जी की सारी विरासत को वापस संजो के प्रकाशन के रूप में आप ला रहे हैं। आपने अपना प्रकाशन किया, मामू साहब ने प्रयास किया, जिसमें पहले मेरे पिताजी ने भी काफी प्रयास किया था, फिर बाद में पापा के जाने के बाद में हमने इसको पूर्ण किया और प्रकाशित किया है जी। और इसमें अभी देखिए रामचरितमानस से लगभग दुगना ये साहित्य है। हाँ, कितने पेज का है साहब ये करीब 1320 पेज का साहित्य है राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, एज ए महापुरुष या एज ए भगवान? एज ए महापुरुष। भगवान की, राम की है बहुत सारे चरित्र हैं, कुछ महापुरुष मानते हैं, कुछ भगवान मानते हैं। नहीं, इन्होंने पूरी तरह से महापुरुष, महापराक्रमी और नैतिक चरित्र के रूप से श्रेष्ठ क्षत्रिय उस रूप में इनको प्रस्तुत किया है। एक अद्भुत ग्रंथ है, मौलिक है, बहुत मौलिक है। जैसे इसका मूल आधार तो वाल्मीकि रामायण है, और इसका जो रचना शैली तुलसीदास जी की जो अवधि और ब्रजवाली शैली है उसी में दोहा और चौपाई में है। अच्छा, तो दोहे भी खुद ने मौलिक बनाए हैं। दोहे किनसे? ये अवधि है, आप हिंदी मानिए इसको, आप जैसे हम रामचरितमानस को हिंदी में बोलते हैं जी, तो ये वो है। और 1300 पृष्ठ का दाशरथी और इसको अभी मैं तो खैर विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य के कई साहित्यकार इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत ग्रंथ जी। एक प्रासंगिक वश में सवाल पूछना चाहता हूँ।
आपके पास ये जो आपके दादाजी का विरासत है पिताजी की, और आप भी अपनी एक विरासत बना रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपके बारे में बात करेंगे। ये हमारे सिस्टम में कितनी सर्वाइव कर रही है इस समय, या कितना संघर्ष कर रही है, दोनों ही बातें मैं दिल से पूछना चाहता हूँ। साहित्यकारों का दर्द भी हो सकता है मेरी बात में, आपका अनुभव में पूछना चाहता हूँ। आपके लिए जो प्रयास कर रहे हो इसको दुनिया के बीच में लाने के लिए, उसमें सिस्टम, सरकार, समाज किस तरह से इन चीजों के साथ आ रहा है या नहीं समझ पा रहा है? सिस्टम, सरकार तो चलो पहले बाद में बात करें उनके बारे में। तो पहले तो अभी जो वर्तमान में जो दौर चल रहा है तो वो पुस्तकों का दौर नहीं है। एक तो क्या है कि लोग पढ़ने से दूर हो रहे हैं, विद्यार्थी हो चाहे वयस्क हो चाहे किसी विधा के लोग हो। तो आप देखिए पुस्तकों का दौर ही कम हो गया, मैगजीनें बहुत कम छप रही है। तो ऐसे समय में किसी भी पुस्तक को छापना वो एक प्रक्रिया अपना आप में बहुत बड़ी है। ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, और ये है कि किसी भी सृजन की सार्थकता तब ये है कि वो लोगों तक पहुंचे। अभी उसमें तो हम सफल नहीं हो पाए। अभी हमने तो आत्मसंतुष्टि के लिए नानू से किताब को प्रकाशित करवा लिया है, उसकी कुछ प्रतियां भी छपवा ली, लेकिन अभी लोगों तक पहुंचे। हालांकि हमने प्रयास किया है कि इसके ऊपर जयपुर में भी एक इसका लोकार्पण अलग से किया, टॉक में अलग से किया, चर्चा हुई, साहित्यकारों में धीरे धीरे पहुंच रही है। लेकिन ये तो अभी सभी के लिए चुनौती है, सभी साहित्यकारों के लिए है, और सभी पढ़ने वालों के लिए है, और जिन लेखकों के लिए है। ये दौर ही एक अलग चल रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया या मोबाइल वाला दौर है। इसका एक और पहलू है एकेडमिक, खासतौर पर यूनिवर्सिटी लेवल पे जहाँ पर रिसर्च होता है, कुछ कृतियों का रिसर्च होता है, जहाँ स्कोप मिलता है, साहित्यकार को मिलता है या मिलना चाहिए। क्योंकि आपके पास 3 विरासत तो आपके पास अभी पड़ी है। आपके नाना जी की बहुत बड़ा महाकाव्य है, पिताजी ने खूब सारे साहित्य लिखा है, और आप भी बहुत बड़ा, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इस तरह का आपने चित्रकथा साहित्य लिखा है। इसको साहित्य बोलूँगा, चित्रकथा एक अलग रूप से लाइव साहित्य जिसको कहते हैं, जिंदा साहित्य लिखा है। इन सब साहित्यों को एकेडमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, जो भी राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, आपने कोशिश करी कुलपतियों से, कुलाधिपतियों से, राज्यपाल से? नहीं, मैं अभी पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। जो कुछ संपर्क में उनसे तो किया ही है मैंने। लेकिन इससे क्या आउटपुट मिलता है, क्या संभावना? नहीं, वो सबका ही मानना है कि ये शोध, इस पे तो शोध होनी चाहिए, शोध हो सकती है, सब मानते हैं, शास्त्रती पे सब मानते हैं। जैसे मेरी तरह की इसलिए रचनाएं हैं जिस पे जिनकी भी सामने जाता है तो भाई ये तो विद्यालयों में बच्चों के सामने पहुंचनी चाहिए। स्कूल के बच्चों के लिए बहुत मुझे बहुत आकर्षक लगी। महापुरुषों के बारे में आपने बहुत अलग अलग महापुरुषों के, आचार्य शंकर के बारे में आपने लिखा, लोक देवता बाबा रामदेव के बारे में, रानी पद्मती और गोरा बादल का चित्र रचना है पूरी बहुत आकर्षक मैंने देखा है। छत्राणी की सैलानी, ये आपकी चित्र रचना पूरी देखिए कितने सुंदर है। ये अमृता देवी का बलिदान, इसमें सबसे बड़ी ये देखिए पूरा लाइव सारी चित्र रचना है। मुंबल और महेंद्रा, ये सब चित्र रचना है। भक्त शिरोमणि मीरा देवी, मीराबाई, ये सब क्योंकि हमारे बच्चों को भी पढ़े, बच्चों के लायक ये बहुत अच्छा साहित्य है। बच्चों की शिक्षा मंत्री या कभी सरकार के प्रतिनिधियों से कभी हुई चर्चा? मैंने अभी डायरेक्ट नहीं हुई, हालांकि मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है, लोगों तक पहुंच रही है, कुछ मेलों में भी रखी है मैंने जी। ये अभी पहुंच रही है। हाँ। पहुंचेगी, अब आप सजेस्ट कर रहे हो तो और हम अधिक वही सबसे बड़ा जरिया है साहित्यिक चीज पहुंचाने का। मैं खुद कम से कम शोध होने चाहिए, और इन बच्चों तक ये चीजें पहुंचती हैं तो समझ में आता है। मुझे मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कॉमिक्स वाली चीज हमें भी अच्छी लगती थी, शायद इस वाली पीढ़ी को भी कॉमिक्स वाली चीज अच्छी लगती है। नहीं, अभी एक समझ में आती है चीज। अभी वर्तमान में मैं एक बिंदु सामने आ रहा है कि अभी सेचुरेशन वाली स्थिति आ गई है कि जब भी मैं ये दिखाता हूँ बच्चों के पास पहुंच रही है या पेरेंट्स के पास पहुंच रही है, तो बच्चों से अधिक पेरेंट्स चिंतित होते हैं और वो ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं कि नहीं ये तो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी पीढ़ी बिल्कुल कट गई किताबों से। और पीढ़ी की जो बात है ना, तब उसके अंदर देखो एक बदलता हुआ जो दौर है ना, उसमें कहीं नहीं पढ़ाया गया वीर सावरकर को। तो ये एक उत्सुकता का विषय नहीं, जानना जरूरी है। अभी पुस्तकों के वर्षन जो अंदर आप देखिए कितनी जिंदा साहित्य बोलूंगा मैं, जीवित साहित्य चरित्र देखिए आपने ये हाथ से सारा बनाया है, सब कुछ हाथ से बनाया है। एक जो मैंने महसूस करी, ये जो चीजें बनती हैं इसके लिए बहुत सारे फेजेस में काम होता है। अमर चित्रकथा का जो पब्लिकेशन का जो आपने बताया था, लिखने वाला अलग राइटर होते हैं, कैरिकेचर बनाने वाला अलग राइटर होता है, कलर पढ़ने वाला अलग होता है, उसके अंदर उसमें कहानी तलाशने वाले अलग, उसमें आलेख लिखने वाले, संवाद लिखने वाले, बहुत बड़ी टीम होती है। और यहाँ
अब यहाँ तो मैं वन मैन इंडस्ट्री सब नहीं करता हूँ। ये सब कुछ आपने लिखा बनाया है, हाँ, करता लिखा भी आपने, ये आपके खुद का हैंड राइटिंग है, बड़ी सुंदर, जैसे लिखता है कि दिखता है जैसे हाँ, प्रिंटिंग इसमें- मतलब मशीन से लिखे हुए, मैंने कंप्यूटराइज, कई में मैंने तो खुद ही कलर्स बनाया। भी आपने भरे हैं, लिखा भी आपने है, और डिजाइन भी कंप्यूटर पे आपने किया है इस उम्र में, पूरे कंप्यूटर पे पूरे पेज डिजाइन करके मैं फिर तो- सीधा प्रिंटिंग प्रेस भेजा है। हाँ। प्रिंटिंग है, छपने का काम आउटसोर्स है, और बाकी सारा बाकी इनसोर्स सारा वन मैन सेगमेंट है। लेकिन मैंने इसकी फिल्म देखी है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, विजुअलाइजिंग, कि उस परिस्थिति को चित्र के रूप में बनाना। बिल्कुल। हम फिल्म के अंदर उस सीन की जो परिकल्पना करते हैं, वो विजुलाइज करके उसके समकालीन डायलॉगों को साकार रूप में लिखना है। वो फिल्म में तो हो जाता है, लेकिन चित्रकथा अपने आप में अगर बच्चा पढ़ने लगता है तो वो उस दौर को देखता है। आप मुदगिल साहब फिल्म डायरेक्टर हैं, आपका मौलिक जो है, ये जो चित्रकथा आपने देखी, इसमें ये जो आप बात बता रहे हैं, मैच कितना होता है, जो लिखा है और जो चित्र है उसके साथ डायलॉग कितना मैच हो रहा है? वीर सावरकर पर बहुत कम काम हुआ। वेद राही जी ने एक फिल्म बनाई थी जो कि अपने आप में बहुत यूनिक फिल्म, वो जो फिल्म में जो दृश्य चलते नजर आते हैं, उनका पूरा प्रभाव यहाँ के एक फ्रेम में नजर आता है। अच्छा, इट मींस विजुअलाइजेशन बाकी में भी ऐसा ही लगता है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस का, इसको भी बहुत कम पढ़ाया गया, सबने कहा आजादी दे दी बिना कड़क बिना ढाल, लेकिन जो कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो उनकी सोच थी, वो अक्सर से इसके अंदर जीवंत नजर आती है, महसूस होती है, फिल्म फीलिंग आती है, एक लगता है कि नहीं मैं जो सुभाष चंद्र बोस जी को, सावरकर जी को, पद्मनी जी को सामने देख रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती है डायरेक्टर की नजरों से। बताइए आप। ऐसे ही वीर दुर्गादास, जिसको बहुत कम रिकॉग्नाइज किया गया, राजस्थान का सब्जेक्ट है, राजस्थान में ये फिल्म बनी थी, लेकिन यहाँ पे इसकी शूटिंग नहीं हो पाई। ये फिल्म 24 सप्ताह ग्वालियर में चली। हाँ, बहुत उसका गीत भी बहुत उसका गीत भी बहुत पॉपुलर था। लता मंगेशकर ने एकमात्र राजस्थानी गीत है जो कि इस फिल्म में गाया था, लेकिन हम उसको राजस्थानी में नहीं सेंसर करा पाए, वो हिंदी कहलाती है, लेकिन इसमें देखने के बाद में अक्सर से वो ऐसी लगती है कि साक्षात फ्रेम है। आपके जैसे फिल्मों में पहले वो फ्रेम हुआ करते थे, सिंगल फ्रेम होते थे, ये सिंगल फ्रेम का जस्टिफिकेशन करती है ये साहित्य, मीरा भी करती है सारे क्योंकि जितने भी आपने इन टोटल में जो लिखे। बिल्कुल, मीराबाई मैंने ही फिल्म बनाई थी, और वो जिस किताब को आधार बना के इन्होंने बनाया, ये मेरा चरित्र जो रेफरेंस आपने लिया है, मेरे पास भी यही किताब थी। इस इतनी बुक को सौभाग्य कुमारी जी, राणावत जी का जो एक बुक है मीरा चरित्र, हाँ, मैंने कथानक का जो रेफरेंस है ना, वो इसी से इसमें लिया लिया है। तो उन्होंने बड़े भावपूर्ण तरीके से लिखी हुई है पुस्तक। तो जब मैंने मीरा के लिए मैं पुस्तक देख रहा था, मैंने कई पुस्तकें देखी पढ़ी, क्योंकि मैं कोई भी चित्रकथा बनाता हूँ उससे पहले उससे रिलेटेड जितना कम से कम 2, 3, 4 जो भी पुस्तकें मेरे उपलब्ध थी मैं उनको पढ़ता हूँ। समसामयिक ये प्रक्रिया बताऊँ मैं संक्षेप में जी, और फिर उसमें से मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ। अच्छा, तब जाकर ये जो 365 पेज का आपने सौभाग्य कुमारी जी ने लिखा है, आपने हाँ, ये जो संदर्भ ग्रंथ ये जो चित्रकथा आपने बनी है 76 पेज में, जिंदा देखने वाली, जो आज की पीढ़ी को ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट जिसको बोलते हैं महसूस हो जाए, वो बनाई है। आपको इस पे जो काम किया है डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत ने, डॉक्टर इसी सब्जेक्ट पे हासिल मीरा किया। पे, और इनकी किताब को भी मैंने पढ़ा, डॉक्टर कल्याण सिंह जी को पढ़ा है, इसको भी पढ़ा, कि कंट्रोवर्सी ना हो जाए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर विभिन्न लेखकों की एक विभिन्न अप्रोच होती है, उनका अपना एक सोचने का नजरिया होता है। तो एक मेकर होने का, मैं फिल्म मेकर हूँ, इन्होंने भी उसी चीज को कितना से दृश्यों में बांधा, तो वो नॉन कंट्रोवर्शियल चीज है ना, वो इसमें मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि इन चित्रकथाओं में कोई ऐसा कथानक या ऐसी कोई चर्चा नहीं आए लिखने में या चित्रों में कि कोई दूसरे को प्रश्न खड़ा कर सके आजकल। और यदि मैं जहाँ पे मैंने लिखा है मैं उसके रेफरेंस पुस्तक साथ में रखता हूँ। अच्छा, ये संदर्भ से मैंने लिखा है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, फिल्मकार और साहित्यकार आजकल एक पॉपुलर होने की बढ़िया से स्ट्रेंड चलाते हैं कि जानबूझ के कंट्रोवर्शियल सेगमेंट इन्वॉल्व करते हैं अपने साहित्य में या अपनी फिल्म में, ताकि वो लोगों की नजरों में आए। कई बार तो हमारे सामने ऐसे स्टैंड आते हैं कि वो खुद कंट्रोवर्शियल डेवलप करवाते हैं, जैसा मेरा विरोध करो, मेरा ये करो, और आप कह रहे हो कि मैं इससे बचता हूँ,
नहीं, तो ये अनप्रोफेशनल नहीं लग रहा? नहीं, अनप्रोफेशनल आप कह सकते हैं, लेकिन उसका ही तो ये रहेगा, ट्रेंड तो ये चल रहा। नहीं, कोई भी क्वेश्चन खड़ा करे, मुझे कहते कि आपने ये तथ्य किस आधार पे लिख दिया, तो मेरे लिए तो मैं तो सेंसर में तो हो सकता है वो काट देंगे, मैं इस किताब को कैसे करूंगा, या उसको मेरे को जवाब देने के लिए चाहिए, तो मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ। डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, ये जो सवाल जहाँ से सही पैदा कहाँ हुआ तक ना, पहुंच रहा है, फिल्मकारों के ऊपर इल्जाम तो लगा, गलत सूचना और क्यों? फिल्मकारों का क्या होता है कि उनका लगता है करोड़ों रुपए, तो एक पॉइंट ऐसा बना लेते हैं कि जिससे उनको कम से कम 8-10 करोड़ की फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है और उस फिल्म की तरफ एक आकर्षण बढ़ जाता है। साहित्यकार भी ऐसे ही करते हैं, ये बहुत सारे आजकल करने लगे, जो वो आप जैसे साहित्यकार- सजग साहित्यकार नहीं, जो नवोदय साहित्यकार है, तथाकथित साहित्यकार है, वो इस तरह के ट्रेंड पे काम करते हैं। उन चीजों को एकेडमिकली कभी मान्यता नहीं मिलती। जैसे कर्नल टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखा, लेकिन आज अगर डॉक्टरेट करते टाइम अगर उसको कोट करते हो तो उसको मान्यता नहीं है। वीर विनोद को किया जाता जो कि बहुत कम मार्केट में होगा, लेकिन थीसिस में अगर आप अनवॉइस्ड जो सत्य घटना के बहुत ज्यादा करीब होती है, उसी को अगर आधार मान के डॉक्टरेट करते हो तो ही डॉक्टरेट साहित्य इसलिए क्योंकि आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो उसको तो उन चीजों का ज्ञान है, किसने अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये एक एंगल डाल दिया। तो एकेडमिकली जो चीज सत्य है वो प्रमाणिक रूप से माना जाता है। जैसे मेरी इस मीरा के टाइम में बात हुई थी, तो पत्रकारों ने ये सवाल किया, साहब आप कौन सी मीरा बनाओगे, आजकल चरित्र को भी देखने के बहुत सारे नजरिए हैं। तो मेरा उस टाइम भी एक ही जवाब था कि जो चीज आपने वहां पे पत्थर पे उकेर रखी शब्दों में, वो तो रिसर्च के बाद ही लिखा होगा ना, या फिर वो पत्थर हटा दो जो आज लाखों रुपए यहाँ से पर्यटन विभाग इकट्ठा कर रहा है, वही जो पढ़ा रहा है तो वो तो अटल सत्य है ना। तो अटल सत्य है ना, उसी को आधार मान के अगर हम कोई चीज बनाएंगे, जिनका कि साक्षात रूप ये चित्र बताऊं मुझे देखो, मैंने इनको पढ़ा है और कहीं वो मेरे को सत्य के करीब नजर आती है और उस पीरियड को प्रतिबिंब रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, तो सत्य तो वही है। नहीं, जो साहित्यकार सार्वभौमिक सनातन रहना चाहते हैं, जो साहित्यकार ये चाहते हैं कि मेरी साहित्य को सदियों तक पढ़ा जाए, वो इस तरह की ट्रेंड में नहीं जाएगा। वो शॉर्ट लाइफ वाले साहित्यकार होते हैं जो कंट्रोवर्सी डेवलप करते हैं, उसमें पार्ट बनते हैं। बहुत सारे साहित्य हैं आजकल, धर्म के ऊपर भी बहुत सारे साहित्य जानबूझ के ऐसे लिखे जाने लगे हैं कि वो कंट्रोवर्सी डेवलप करते हैं। एक जो आपका जो साहित्य मैंने देखा है, ये सारे साहित्य जनरली राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, जो आपका समाज, आप जिस समाज से आते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। मुंबल का भी इसके अलावा भी है, हाँ, बाकी भी है, लेकिन कुछ मैंने भावनात्मक आपका लगाव भी है अपने समाज के प्रति। समाज के नहीं, आप उसको राजस्थान का कैसे, राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का तो शौर्य का, राजस्थान का क्षत्रियों का इतिहास। देखिए मैंने उसमें अपने अमृता देवी का बलिदान, जोधपुर में इससे प्रेरक घटना कहीं नहीं सकती, उस पे किया मैंने। उसको लेके राजपूतों ने कुछ थोड़ा बहुत नहीं, उसमें ये भी कई बार क्या होता है कि पूरा समाज को ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, कहीं से थोड़ी सी आवाज आती है, वो पूरी तरह से समाज उस तरह की वो चीज आ जाती है। और उस कथानक में इस तरह की चीजें ज्यादा है नहीं वैसे, और उसमें जो राजा को तो जानकारी नहीं थी, क्या ये ऐसे मंत्री थे, मंत्री ने क्या होता है, लेकिन वो ये कि जिम्मेदार राजा का नाम ही आता है। जब राजा को तो जानकारी बाद में हुई, जोधपुर महाराजा को तो जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ तो ऐसी पेड़ों के लिए बलिदान। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। मेन चीज ये है कि कोई महिला या कोई समुदाय वृक्ष के बचाने के लिए प्राण दे रहा है, तो कई बार तो हम तो जैसे पश्चिम में तो इस तरह की चित्रकथा काल्पनिक भी बनाई जाती है प्रेरणा देने के लिए। तो अब ये कथा नहीं कितना बढ़िया जीवित जो है उनको रियलाइज कर रहे हैं। तो आजकल हैशटैग का जो जमाना है, उससे बचने के लिए बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सोच के चलना। आपने जो ये वीर सावरकर जी के ऊपर भी लगाया, ये चरित्र भी पॉलिटिकली बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। बहुत सारी देखिए क्या है, सावरकर का यदि कोई भी बोलता है तो सबसे पहले तो देखो मैं ये मानता हूँ सावरकर को उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो किस विचारधारा के थे, वो कौन उनके बारे में क्या बोलता है, आप उस बात को तो दूर करिए। लेकिन क्या उन्होंने आप सावरकर को पूरा जाना है कि नहीं जाना है। अब आप एक चीज देखिए सावरकर के बारे में कि उनको 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी। किस जुर्म में मिली थी सर? उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो क्रांतिकारी थे, वो बहुत आदर्श क्रांतिकारी थे। और मैं संक्षेप में कहूँ तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जिस कॉलेज के स्टूडेंट थे, उस कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। आप ये देखिए कितने बड़े प्रेरणा स्रोत थे। मैं उसका एक एग्जांपल भी देता हूँ उसमें।
इनकी एक ये जो अपना जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था उसको पहले केवल वैसे ही छोटा सा गदर छोटा सा बवाल मान करके ऐसे प्रचार किया जाता है। इन्होंने जब ये रजिस्ट्री करने वहां गए यूरोप में तो इनको डिग्री लेना तो एक बहाना था। वहां जाकर के उन्होंने पूरा राष्ट्र हित में देश को आजाद कराने के लिए पूरी तरह से जो प्रयास कर सकते थे ये जो क्रांतिकारी के रूप में वो किया। इसके अलावा उन्होंने वहां की विधानसभा वहां की संसद पुस्तकालय में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या हुआ था उसके डॉक्यूमेंट उन्होंने रिसर्च किया, महीनों तक किया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सुनियोजित तरीके से बहुत बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन था। तो फिर उन्होंने उस पर किताब लिखी, प्रथम स्वतंत्र आंदोलन। तो आप वो देखिए इतना बड़ा ग्रंथ जस्टिफाई किया और नहीं वो छपने से पहले बैन जिसको आज हम इतिहास में पढ़ते हैं कि साहब आजादी की पहली लड़ाई में 18 और उसको वो छपने से पहले सरकार ने बैन किया। अब देखिए पहला ग्रंथ आप उसकी लेखनी का देखिए कितना बड़ा प्रभाव, तो बहुत वो तो वाणी से बाकी होते हैं कुछ था तो कुछ कभी करने ही होता, हर व्यक्ति करते हैं। महात्मा गांधी जी के लिए ऐसा कुछ हुआ होगा, सबके हर व्यक्ति का कहीं न कहीं आपको आगे पीछे होना पड़ता है, 2 कदम पीछे होकर 4 कदम आगे चलना है, सारी प्रक्रिया होती है। बाकी पॉलिटिकल सेगमेंट। अच्छा, सावरकर जी का बिग प्रोफेशनली वापस वो भाषा में जाऊंगा मैं। सावरकर जी आजकल ट्रेंड में है आरएसएस और बीजेपी के लिए, आपके साहित्य को उन्होंने किस रूप में लिया? सहयोग लेने साथ लेने में या इसको आगे अपने साथ अटैच करने? देखिए मैं किसी संस्था के साथ में नहीं जोड़ना चाहता। ये राष्ट्रीय चरित्र है भाई। आप ये देखिए जिनका पूरा परिवार इसके अंदर तितर बितर हो गया, ये जेल में थे तब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। एक समय में छोटी छोटी घटना से अनुमान लगा दी, एक समय में तीनों भाई अंडमान निकोबार काले पानी की सजा में जेल में बंद थे। किस से तब क्या है ये चीज हम उनके बारे में जानते नहीं है, और उनके बारे में हम कई बार समाज में आपस में चर्चाएं हो जाती है। तो ये है अपना भाव ये है, और ये तो सभी को अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं। जो अपने हम किसी भी विचारधारा से नहीं है भाई, कोई सावरकर की विचारधारा से इतर है या उनके मानने वाले ऐसे नहीं। ये तो कोई राष्ट्रीय चरित्र महात्मा गांधी और सावरकर और सुभाष ये तो हमारे राष्ट्रीय चरित्र है, सबके अपने अपने रोल हैं। अब ये तो उससे पहले वाले दौर में क्या नाम बाल गंगाधर तिलक, नरमदल, गोपाल सिंह नरमदल, ये गरमदल के थे लालपाल। तो यहाँ पे देखिए ये तो विचारधारा चल रही है, उद्देश्य तो सबका एक ही था, देश को आजाद करना है। तो सम्मान सबके प्रति रहना चाहिए, और मेरा उद्देश्य तो यही रहता है कि प्रयास उनका जो योगदान है ना लोगों तक जानकारी में आए। ये सारा मुद्दा चर्चा करने का जो मेरा मकसद ये था कि आप इस तरह के जो साहित्य बना रहे हैं, इतने सारे गंभीर ये सारे चरित्र हैं। मीराबाई को माने तो बहुत बड़ा चरित्र है मीराबाई जी के ऊपर, उनके बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च भी हो जाए तो भी कम है। सावरकर जी के ऊपर देखे, पद्मनी जी के ऊपर देखे, अमृता देवी जी के ऊपर देखे, ये जो चरित्र ऐतिहासिक चरित्र हैं, इनको जीवंत करने के लिए आपका होमवर्क क्या रहता है? कहाँ से शुरू करते हैं और कैसे इसको पूरा करते हैं? क्या करते हैं? कितने रेफरेंस को बनाने के लिए? क्योंकि आपका मैंने देखा है बात करके ये समझो मैं कि आप ये चाहते हैं कि जो हैशटैग कंट्रोवर्शियल सेगमेंट है उससे अपने साहित्य को बचाना चाहते हैं। आपकी जो पहली प्राथमिकता है कि मैं कंट्रोवर्शियल से बचा के इसको सार्वभौमिक स्वीकार्य जो साहित्य है वो रचना करूँ। तो उसके लिए आपको बहुत गंभीर प्रयास करना होता है, देखना होता, पढ़ना, रेफरेंस बुक देखना हो। कितना आप मेहनत करते हैं एक साहित्य को बनाने? पूरा प्रयास करता हूँ। मूल रूप से चित्रकथाएं उनका जो मूल पाठक है किशोर है, तो हम पहले मेरा ये भाव और ये मैं निश्चित करता हूँ कि वो गलत चीज अपने किशोरों तक क्यों पहुँचाए, कौन सा हैशटैग और मुझे क्या पॉपुलैरिटी कोई विवाद या उससे क्या है। बच्चों तक कोई जा रही है, किशोरों तक जा रही है, तो वो चीज सही जानकारी दे। तो मूल भाव जो हमारे भारत के भविष्य है। तो मैं प्रयास करता हूँ, जैसे मीरा में भी लिख रहा हूँ तो मैं 2-3 पुस्तकें उनसे लिखी हुई उनको तसल्ली से पढ़ता हूँ, जानकारी लेता हूँ। सुभाष चंद्र बोस पे लिखा तो मैंने उस तरह की किताबें मैंने कई तलाश करके पढ़ता हूँ। पहले मैं पूरा पढ़ता हूँ, ध्यान रहता है, उसका आप सोच भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं करके उसके बाद में मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, आलेख जिस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और उसके बाद वो समझ करके फिर मैं इस तरह से करता हूँ। और क्या आप साधारण शब्दों में कहें तो चित्रकथा जिस तरह से फिल्म बनती है ना, वो सारी प्रक्रिया है। अब मैं आपको एक फिल्म ही एक तरह से बस ये कि किताब में है फिल्म। हाँ, ये किताब में पहले ऐसी फिल्म आती थी जी, पहले ऐसे एक फ्रेम सिंगल फ्रेम बनती थी तक मैं जानता हूँ।
एक एक फ्रेम को रोल करके अटैच करके दिखाया जाता था, तो क्या पूरी इन्हीं को एक फिल्म के रूप में बना सकते हैं। नहीं, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, जैसे फिल्म में आगे लिखने के बाद के अंदर आपको कैरेक्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई किसान है तो बाहरी किसान लगता ही नहीं है, ये मेरे को इसमें क्रिएट करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप सोचते क्या, जैसे आपने जितने भी अभी तक जितने आपने चरित्र को आपने चित्रांकन किया है, तो अब और आगे भी जो करेंगे सोचते पहला स्पार्क कब आता है कि मुझे किस चरित्र को मुझे काम शुरू करना है? सबसे पहले सोच कब डेवलप, किस चरित्र बारे कब डेवलप होती है? देखिए भगवान सिंह, मैं बताऊँ आपको, मैं जहाँ जिस धरती से हूँ ना, राजस्थान से, अपने यहाँ विषय की कमी नहीं है। स्पार्क एक ही नहीं, कई स्पार्क होते हैं, मैं किसको बना पाता हूँ ये महत्वपूर्ण है। अब अपने जैसे अपने लोक देवता हैं, गोगा जी, तेजा जी, अभी महापुरुषों की धरती है, तो मेरे को तो मेरे विषय इतने हैं कि मैं उनको कर पाऊँ, तो विषय तो मेरे पास लाइन में लगे हुए। कितने एक को बनाने में सोचने से लगा के जब आप फाइनल करते हैं, फाइनल जब रूप में प्रिंट करके बाहर लाते हैं आप इसको, आप एवरेज 4-5 महीने मान लो, 4-5 महीने एक रचना पे कंटिन्यूस आपके लगते हैं, टाइम पूरा देना पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है विचारों की जब धारा दिमाग में चलती होगी तो कभी खाना भूल जाते होंगे, चाय रखी हुई होगी टेबल पे, वो ठंडी हो जाती होगी, घर वाले बुला के थक जाते होंगे कि खाना खाइए, टाइम हो गया। ये जो चित्रकथा का काम ही है, जैसे आपने हमने अभी चर्चा की थी, जैसे तो संस्थान पहले जो चित्रकथाएं निकालता था तो उसके लिए बहुत बड़ा विंग होता है, और अभी भी है तो उनके पास है बहुत बड़ा। अब वो सब चीज़ें अब एक ही व्यक्ति करेगा तो उसमें सारी चीज़ समय भी बहुत लगेगा, और लेकिन मैं क्योंकि मेरा रुचि का विषय है, देखिए दिल से जुड़ा हुआ, मैं रुचि है इसलिए मैं समय दे भी पाता हूँ, उस समय का मुझे बोझ भी नहीं न्याय कर पाते हैं, तो मैं खुशी से आनंदित होकर के ये कार्य करता हूँ। और जब बना लेते पूरा, जब चीज सब बन के आपके सामने 4-5 महीने बाद आती होगी कोई, उस समय फीलिंग क्या आती होगी? बहुत संतुष्टि होती है कि मैंने 5 महीने में कुछ एक अच्छा दुनिया के लिए सृजन किया जो सदियों तक चलेगा। वो लेकिन मैं उस सृजन को अधूरा मानता हूँ, संतुष्टि पूरी मिलती है कि वो सृजन धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने का जो अभी पैटर्न चल रहा है, वो हम जो पत्रकार मानते हैं ये पैटर्न लंबा तो नहीं चलेगा, वापस लोगों को किताब पे आना है, बहुत जल्दी आने वाली पीढ़ी वापस पढ़ने पे आएगी, लेकिन अभी जो चल रहा है अगले 4-5 साल फिर चलेगा वो। और युवा पीढ़ी जो आपके इस कैरेक्टर को पढ़ने के जो चित्रकला पढ़ने देखने के लोग वाले हैं वो सारे युवा हैं, उनका एक नया पैटर्न है डिजिटलाइज तरीके से देखना। तो जो आप ये चित्रकथा बनाते हैं, क्या भविष्य में ऐसा कुछ सोचे कि मैं डिजिटल इसको वेब सीरीज जैसा कुछ? ये मेरा विचार है, और मैं थोड़ा कागज के अलावा मैंने प्रारंभ भी किया है छोटे क्योंकि आपके पास ये फ्रेम्स तो है ही है, आप खुद ही बना रहे हैं सारी फ्रेम, सारे लिखना कुछ, उसको एक ऐसे कंप्यूटराइज करके मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस विद्या में जो पीढ़ी जो साहित्यकारों को भी मेरा कई बार मैं सोचता हूँ, हमारे बहुत वयोवृद्ध साहित्यकार है, बुजुर्ग साहित्यकार, उनकी बहुत बड़ी रचना है, लेकिन मैं जब मिलता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि अपनी साहित्यिक चीज को सिर्फ अपना विद्या का तरीका, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बदलने की वजह से उनकी साहित्य जहाँ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता है। मॉडिफिकेशन मॉडरेशन आई थिंक साहित्यकारों में होना चाहिए। समय की मांग है, और ये साहित्यकार कोई भी रचनाकार हो, आपके समसामयिक जो चीजें चल रही है आपको होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो सीखनी है तो चीजें सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो एआई के जमाने पे आगे अपन जहाँ पर कैरिकेचर भी बनने लग गए हैं, उसके बीच में हमारी जो मौलिक कैरिकेचर है हम उसको डिजिटलाइज करके आगे पहुंचे, ऐसा आप प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपका मकसद है कि युवाओं तक आपका मैसेज पहुंचे, हमारे जो चरित्र हैं, ऐतिहासिक चरित्र हैं, हम उनको समझे, उनसे प्रेरणा लें, उनके बारे में वास्तविक रूप से समझे, बहुत छोटे छोटे रूप है। देखिए पद्मनी जी के गोरा बादल के बारे में ये पूरा चारित्रिक साहित्य है, 46 पेजेस में आपने बना लिया है इसको। कथा पूरा आ जाता है, 46 पेजेस में, बहुत छोटा सा साहित्य, कम में भी हो जाता है, मतलब कम से कम 32 पेज का एक कथानक पूरा हो जाता है। और कई बार कथानक बड़ा है तो फिर उसको मैं लेता हूँ, जैसे दुर्गादास जी का कथानक बड़ा है तो उसी अनुसार कर लेता हूँ। ये तो कथानक कितना डिमांड कर रहा है जी। मैं एक और मैं बात, क्योंकि आपके मूल जो सोच हैं वो आप साहित्यकार हैं और आप पेंटिंग करते हैं, आपका दूरदर्शन में भी आपने पूरा जो कैरिकेचर बनाने के ऊपर पूरी लाइफ आपने गुजारी है, जयपुर दूरदर्शन में सेवाएं दी आपने, वहाँ भी खूब सारे पुरस्कार जीते आपने कैरिकेचर को लेके। वहाँ पे भी मैंने प्रयास यही किया है
कि अपने जो विषय हैं उनको इलस्ट्रेशन और वॉइस ओवर के थ्रू छोटी छोटी फिल्म बना करके प्रस्तुत किया जाए, तो उनको मुझे एक बार पुरस्कार भी मिला है। और पुरस्कार से ज्यादा है कि वो लोगों को पसंद आई, संतुष्टि हुई। जैसे ये पर्यावरण वाली जो स्टोरी है अमृता देवी, इस पे मैंने बनाया, वृक्ष पर जीवन अर्पण करके भी बनाया, तो बहुत लोगों को पसंद आई। और प्रारंभ से मेरा ये इस तरह का लेखन के साथ में चित्रों को संयुक्त करके कुछ सृजन करने की ये मैंने दूरदर्शन में भी किया, अभी पुस्तक रूप में कर रहा हूँ। और युवा पीढ़ी को संदेश पहुंचाने का ये बहुत अच्छा जरिया। एक और सवाल, आप जो चित्र के ऊपर जो इस तरह के अपनी विद्या का उपयोग करें युवाओं तक मैसेज पहुंचाने, अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्या समसामयिक मुद्दों के ऊपर जो हमारे आज के डे टू डे के जो समसामयिक मुद्दे हैं, फिर वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो कहीं ना कहीं हमें अव्यवस्थित लग रहा है आज के समय, जिनको दिशा की जरूरत है, कभी कभी आपको ऐसे फीलिंग भी आती है कि हम मैं उन समसामयिक मुद्दों पे भी कुछ छोटे मोटे कैरिकेचर होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह की चीजें सामाजिक, किसी भी सृजनकर्ता का सामाजिक सरोकार तो सबसे पहले वही है, मेल आधार। तो वो जो वर्तमान में जो आप जो विषय बता रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समाज में तुरंत पहले ये ज्यादा जरूरी है मेरे साथ। हाँ, आज के डे टू डे की लाइफ में जो संघर्ष है व्यक्तियों की, जो मिसगाइडेड है, वो हालांकि जहाँ पर साहित्यकार को दिशा दे सकते हैं। तो अभी मैं इनमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैंने जैसे कुछ पुस्तकों में पर्यावरण या कुछ दूसरे विषयों पे, सामाजिक कुरीतियों पे, उन पर काम किया है। और लेकिन उसको पूरा काम इस तरह से मैं अभी वो नहीं कर पाया। लेकिन वर्तमान में समाज में संदेश देने वाले चित्रकथाएं भी बननी चाहिए। केवल हम ये नहीं कि हमारे इतिहास को गाते रहें, हम उससे प्रेरित होते रहें, लेकिन वर्तमान में जिस तरह की चीजें, कोई विसंगतियां हैं या कोई कुरीतियां हैं, उनके लिए भी अगर इस तरह के कथानक के साथ में काम होता तो होना ही चाहिए। साहित्यकार का आई थिंक मुझे लग रहा है ये भी एक नहीं, वो भी मेरा काम है, हमारा काम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो विद्या दी है ऊपर वालों ने बहुत ज्यादा आकर्षित कराई दी है, मैं करूँगा। मुदगल साहब, आप ब्रदर सिंह जी को बहुत लंबे समय से नज़दीकी से जानते हैं। संक्षेप में आप इनके बारे में एक छोटा सा सारांश बताइए, क्या कहने हैं इनकी कृति, इनका व्यक्तित्व और इनका भविष्य में योगदान समाज के लिए। ब्रजराज समाज के लिए तो काम कर ही रहे, लेकिन ऑन द होल आज के युवा के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत प्रेरणादायक है। यूथ को जो बीच की हमारी जो पीढ़ी है उसने चाहे इस चीज़ को नहीं समझा, इग्नोर किया है, या हमारी शिक्षा नीति ने उसको ध्यान से पीछे रखा, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी इन चित्रकथाओं के माध्यम से हमारे धरोहर को समझेगी, हमारी विरासत को समझेगी, हमारे मूल्यों को समझेगी, तो कम से कम आने वाला भविष्य बड़ा सुरक्षित हो। और भविष्य सुरक्षित हो तो वर्तमान को ही काम करना पड़ता है। आज जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसके फल मिलेंगे और मीठे होंगे, और हमारी पीढ़ी सुधरेगी और हम उस परंपरा की तरफ लौटेंगे जो कि हमारी पूजनीय है, हमारी धरोहर। बिल्कुल। संगरूर सिंह जी राजावर साहब जो हमारे राजस्थानी साहित्य के राजस्थान के विरासत हैं, उनका जो आप जो लेके चल रहे हैं और आपने जो उनको जस्टिफाई किया आखिर में आप उनके वो सुपुत्र हैं जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जहाँ विरासत छोड़ी है उस विरासत को साहित्य के रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। संग्राम सिंह जी आपके नानोसा की विरासत को भी आप आगे उनको संजो तो रहे हैं, उसको आगे और बढ़ा रहे हैं। उनका तो बड़ा काम है साहब, ये तो मैं तो अपने स्तर पे जो कर सकता हूँ। जिनके पिताजी अल्पज्ञ अपने आप को कहते हैं, उनके पुत्र भी। ये जो किताब अपने आप में अनमोल है, साउथ का जो साहित्य है, उसके बाद अनुवाद हिंदी अनुवाद, तमिल के जिस तरह से हिंदी के तुलसीदास जी हैं, उसी हिंदी के साउथ के वो कवि हैं, उनके रचना के अनुवाद। अच्छा। तो उन्होंने इनमें पद्यानुवाद और भावानुवाद दोनों किया। अच्छा। बहुत का बड़ा काम किया उन्होंने, भागवत का, दुर्गा सप्तशती, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, उसका भी उन्होंने राजस्थानी में किया है। तो पिताजी ने तो बहुत बड़ा काम किया। शाइनिंग टाइम्स के शाइनिंग स्टार, हमें उम्मीद है ब्रजराज सिंह जी चमकते हुए सितारे, भविष्य में हमारे युवाओं के लिए चमकते हुए सितारे दुनिया के बीच में दीप्तिमान रहेंगे। आपकी उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे छोटे से काम को इतना महत्व दिया और समझ रहे हैं वो चीज़ें, तो आपके माध्यम से ये चीज़ें और लोगों तक पहुँचेगी, प्रचारित होगी, और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतनी चर्चाएं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाएगी, बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद। धन्यवाद।
है।